आज के कार्यक्रम के आयोजक सुशासन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भाई विनय सहस्रबुद्धे जी, सह संयोजक भाई जगदीश मुखी जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन स्मृति ईरानी जी, संसद में मेरी वरिष्ठ सहयोगिनी पूर्व में भारत सरकार की महिला और बाल कल्याण मंत्री आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, संसद में मेरी दूसरी सहयोगिनी राज्यसभा के मुख्य सचेतक बहन माया जी, हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री आदरणीय मृदुला सिन्हा जी और इस कार्यक्रम में भाग ले रही मेरी बहुत ही प्रिय बहनों। आज का ये कार्यक्रम जिस विषय पर आयोजित किया गया है वो है सुशासन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। इससे सबसे पहले तो हम सुशासन का अर्थ जान लें और सुशासन का लक्ष्य जान लें। सुशासन का लक्ष्य है ऐसा शासन जो देश या प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में थोड़ा सुधार कर सके, ऐसा शासन जो देश और प्रदेश के वासियों के कल्याण के लिए हो, और ऐसा शासन जो ईमानदारी से किया जाए वो सुशासन कहलाता है। और यही सुशासन का लक्ष्य है कि हमारे शासन के द्वारा जिन लोगों पर हम राज कर रहे हैं, जिनके लिए हमें सत्ता में बैठाया गया है, उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठ सके। इसलिए जो सरकार देश और प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाती है, अपने प्रदेश और देश के वासियों के कल्याण की योजनाएं बनाती है, उस सरकार को सुशासन चलाने वाली सरकार कहा जाता है, बशर्ते वो ईमानदारी से शासन करे और भ्रष्टाचार न करे। तो 3 कसौटियां हमारे सामने सुशासन की आईं। जो वर्ग सुशासन की बाट जो होते हैं उनमें सबसे अग्रणी कोई वर्ग है तो वो महिला वर्ग है। एक कवयित्री ने महिलाओं के बारे में 4 लाइनें कही हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को प्रतिबिंबित करती हैं। कहा है उसने कि एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा सीता का बिंब, चाहे चौसर की बिसात द्रौपदी का बिंब, चाहे हो अग्नि परीक्षा चाहे चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है नारियों की जिंदगी। तो हमारे सुशासन की कसौटी है कि ऐसा शासन जो उस ताप को थोड़ा कम कर सके, उस डगर को थोड़ा आसान कर सके और दांव पर लगी इस जिंदगी की लाज रख सके। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं वो अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, एक एक संस्था है। अभी परिचय लिया मैंने, सभी दायित्वधारी महिलाएं हैं, कुछ संगठन में, कुछ विभिन्न आयोगों में, कुछ मंत्रालयों में। इसलिए हमें सबसे पहले अपने काम का आकलन करते समय ये देखना है कि अब तक जो हमने किया, क्या हमारे किसी फैसले से ये ताप थोड़ा कम कर सके, हम ये डगर थोड़ी आसान कर सके, हम उसकी लाज बचा सके। हम जो समाज कल्याण बोर्ड में बैठी हैं वो ताप कम कर सकती हैं, जो महिला आयोग में बैठी हैं वो लाज बचाने का काम कर सकती हैं, जो मंत्रालय संभाल रही हैं वो हर तरह से उसके जीवन स्तर में सुधार कर सकती हैं। जब कोई असहाय किसी राजा के पास आता था तो कहता था कि जन्म से लेकर मरण तक मुझे आपका आसरा चाहिए। लेकिन महिला तो एक ऐसा वर्ग है बहनों जिसे जन्म से पहले भी राज का आसरा चाहिए। उससे तो जन्म का अधिकार भी छिन चुका,
आज जन्म का अधिकार भी उसके माँ बाप या उसके दादा दादी के हाथ में है। अगर माता पिता और दादा दादी चाहेंगे तो वो जन्म लेगी, वरना गर्भ में ही मार दी जाएगी। हम बहुत गर्व करते हैं विज्ञान की खोज पर, लेकिन विज्ञान की ये खोज एक ऐसा अभिशाप बनकर आई है लड़कियों के लिए, जहाँ गर्भ में ही लिंग का पता चल जाता है और बेटी नहीं चाहिए तो बहू उसी समय टेबल पर होती है डॉक्टर के सामने गर्भपात कराने के लिए। कन्या भ्रूण हत्या, हम किस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? आरक्षण और राजनीतिक संरक्षण तो बहुत बाद में आएगा, मैं क्रमवार लूंगी तो वो अंत में आएगा, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मैं उसे मानती, लेकिन जन्म का ही अधिकार नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या जिस रूप में बढ़ रही है और करने वाला इसे अपराध नहीं मानता, उसके मन में एक क्षण के लिए नहीं होता कि मैं बेटी को मार रहा हूं। मैं तो कई बार कहती हूं कि अजीब है ये देश, वर्ष में 2 बार 9 दिन के लिए देवी की प्रार्थना करता है, आराधना करता है, और हर बार वो देवी की प्रार्थना समाप्त होती है कन्या पूजन से, कंजक जिमाई जाती है। उस दिन घर की बेटियों के साथ साथ पड़ोस की बेटियां बुलाते हैं, हम पकड़ पकड़ के लाते हैं, हाथ जोड़ कर कहते हैं सुबह सबसे पहले हमारे घर भेज देना अपनी कन्या को। आती है तो दहलीज पे खड़े होकर चरण धोते हैं, उसके हाथ पर कलावा बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ये कहते हुए कि या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हलवा पूरी चने और दक्षिणा रख के उसको देते हैं और फिर सम्मान से उसके चरण छूकर उसे विदा करते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन अगर पता चलता है कि बहू के गर्भ में बेटी है तो बेखौफ होके कहते हैं जाके गिरवा दो। ये कैसी विडंबना है? तो सशक्तिकरण का पहला बिंदु तो है उसका जन्म। शासन ने बहुत सी योजनाएं चलाई, केंद्र सरकार ने कानून बनाया PNDT, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जहां हर 6 महीने बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। ना लिंगानुपात बदला, ना कन्या भ्रूण हत्या समाप्त हुई। लेकिन आज मुझे खुशी है यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बहनें बहुत ज़्यादा बैठी हैं। हम गर्व से कह सकते हैं जब मध्य प्रदेश में शासन आया भाजपा का तो सुशासन की पहली झलक हमने दी। हमने कहा कि आखिर ये भ्रूण हत्या होती क्यों है? तो कारण यही पता चला कि बेटी को लोग बोझ मानते हैं। उनको लगता है पहले पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो, फिर शादी ब्याह में दहेज दो और उसके बाद भी भात छूछक की जिम्मेदारी जिंदगी भर निभाओ, तो बेहतर है पहले ही खत्म कर दो। तो एक अभिनव योजना लेकर आया मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का शासन, लाडली लक्ष्मी योजना, कि तुम बोझ मानते हो ना, तुम बोझ मत मानो, सरकार इस बोझ को उठाएगी। बच्ची के जन्म के साथ ही 6,000 का एक बॉन्ड उसको दे दिया जाता है। 18 वर्ष की होने पर 1 लाख रुपया उसके घर, 1,18,000 रुपया उसके हाथ में होता है। और उसी के साथ कहा कि शिक्षा का प्रबंध हम करेंगे। बैठी हैं यहाँ वहाँ की स्कूली शिक्षा मंत्री। बच्चियों की शिक्षा निशुल्क, पुस्तकें निशुल्क, गणवेश निशुल्क, यूनिफॉर्म निशुल्क। और अगर गांव में स्कूल नहीं है और बराबर के गांव में 8वीं के बाद पढ़ने जाना पड़ता है, क्योंकि 8वीं तक के स्कूल लगभग हर गांव में है, तो साइकिल दूसरे गांव में जाने के लिए। ये सारी जिम्मेदारी शासन ने उठाई। और आज मैं कह सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है ये योजना कि उसने लिंगानुपात भी बदल दिया और भारत सरकार को भी लगा कि एक अनुकरणीय पहल है जिसको हमें करना चाहिए। ये है सुशासन, समस्या की छांट और उसका समाधान। समस्या उसके जन्म की थी,
पहला सशक्तिकरण उसे चाहिए था, उसे जन्म का अधिकार मिले। जो बाकी चीजों की सजा है सब है वो अलग अलग चल रही है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसने प्रोत्साहन का काम किया, इंसेंटिव का काम किया, माँ बाप को लगने लगा कि अगर ये सब कुछ शासन करने को तैयार है तो हम बेटी को बोझ क्यों माने, और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बदल गया। तो ये सुशासन का पहला उदाहरण मैंने आपको दिया जो उसकी पहली समस्या से संबंधित था। उसके बाद शिक्षा, उसको मैंने साथ ही जोड़ा कि शिक्षा पे तुम्हें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, शासन स्वयं करेगा। उसके बाद विवाह, उसके लिए भी योजना बना दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अगर नहीं है तुम्हारे पास पैसा, हर समाज के लोग, हर मज़हब के लोग, हिंदू हो और मुस्लिम हो, सामूहिक विवाह हर जिले में होंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शासन की तरफ से पैसा, शासन की तरफ से उस समारोह का आयोजन, लेकिन समाज इस कदर जुड़ गया। मैंने तो स्वयं जाकर के इस तरह के विवाहों में शिरकत की और ये देखा कि एक मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार भी जिन चीज़ों की अपेक्षा नहीं कर सकता अपनी बच्ची को देने के लिए, वो समाज के विभिन्न वर्गों के माध्यम से जब बिल्कुल गरीब बेटियों की शादी हो रही है तो कोई फ्रिज दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, कोई गैस का चूल्हा दे रहा है, कोई चीज़ घर गृहस्थी की ऐसी नहीं जो बसने के लिए घर चाहिए और उसके पास नहीं है, वो सब लेकर इतने बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं। निकाह के लिए मौलवी बैठे हैं, विवाह के लिए पंडित बैठे हैं, आनंद कारज के लिए सिख ग्रंथी बैठे हैं, और हर समाज और हर मजहब के लोग वहाँ शादी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो ये हैं सशक्तिकरण के, सुशासन के उदाहरण जो हमारी राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ जहाँ बैठी हैं, जिस जिस दायित्व पर बैठी हैं, सबसे पहले उन समस्याओं की छांट कीजिए, क्योंकि आपके पास क्या है देने को। जो मंत्री हैं वो तो फैसले कर ही सकती हैं हर तरह के, और मैं मंत्रियों को कहना चाहूँगी, फाइलें देखना आपका काम नहीं है अकेले। जब मंत्री पद छोड़कर जाओगी तो इससे कोई आकलन नहीं करेगा आपके काम का कि आपने कितने फाइलें देखी। याद किए जाओगी अपने फैसलों के लिए, कौन सा फैसला किया, अमर फैसले। आज भी जब हम एनडीए की बात करते हैं, शासन तो केवल 6 साल रहा हमारा, बाकी तो 60 साल दूसरे ही राज करते रहे। 40 साल अकेले एक साथ कांग्रेस राज करती रही, उसके बाद भी कर रही है। लेकिन आज भी 6 साल में हम ये कह सकते हैं कि अगर गांवों को सड़क से जोड़ने का किसी एक व्यक्ति ने फैसला लिया तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के नाम लिख दी गई। शेरशाह सूरी के बाद उसने एक राजमार्ग बनाया था, एक जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद इस देश में राजमार्ग कभी चौड़े नहीं हुए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आज भी अटल जी के नाम लिख दी गई। नदियों को जोड़ने की योजना, ये देश बाढ़ और सुखाड़ दोनों से मरता है, 1,60,000 करोड़ की वो योजना। गंगा से गोदावरी जोड़ो, कृष्णा से कावेरी जोड़ो, वो नदी जल जोड़ने की योजना अटल जी के नाम लिख दी गई। ये फैसले हैं, बड़े फैसले। अभी शिखा जी कह रही थी कि अपने महकमों में इन्होंने कुछ फैसले लिए। गर्व है मुझे इस बात का और संतोष है, आत्मसंतोष। 1 साल के लिए मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, 1 साल के लिए। 2003 में मिला, 2004 में सरकार चली गई, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने 6 एम्स बनाने की घोषणा की थी और लोग हैरान रह गए थे कि 56 वर्षों में 1 एम्स और 1 वर्ष में 6 एम्स। सरकार चली गई तब नहीं बन पाए, अब बन रहे हैं, लेकिन जब भी बनेंगे और जब भी चालू होंगे वो लिख दिया जाएगा कि ये उनके समय की योजना है, उनके समय की बनी हुई योजना। और केवल योजना नहीं बनाई थी, 10 महीने के अंदर ज़मीनें लेकर शिलान्यास करा के, बाउंड्री वॉल बना के बजट हेड क्रिएट करा दिया था।